डिडक्शंस हैं। पहला जो है कंपल्सरी है, जिसमें 2 हम लोग देखे थे। दूसरा है वॉलंटरी, यानी ऐच्छिक है, वर्कर लिखित देगा तब होगा। इसमें 6 हम लोग देखे थे। और इधर 9 हम लोग देखे सिचुएशनल, जो परिस्थिति जन्य है। अगर उस तरह का परिस्थिति हो तो डिडक्शन होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। कंपल्सरी में था कि अगर उस तरह का है तो एम्प्लॉयर विदाउट द कंसेंट ऑफ द वर्कर, बिना वर्कर के सम्मति से वो डिडक्ट कर लेगा, उसको एम्पावर कर दिया गया है। और वॉलंटरी में है कि आफ्टर रिटन रिक्वेस्ट बाय द वर्कर्स द एम्प्लॉयर शैल डिडक्ट सर्टेन अमाउंट। समझे? यानी कि जब श्रमिक लिखित आग्रह करेगा तब वो सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करेगा। तो ये हमारा ओवरऑल डिफरेंट टाइप्स के डिडक्शंस है। तो एक क्लियर कर दिया गया कानून में। ये जब तक नहीं था, एम्प्लॉयर का मोनोपोली होता था, मनमानी होती थी, किसी भी आइटम में डिडक्ट कर लेता था, मनमानी ढंग से पैसा काट लेता था, मजदूरी कटौती कर देता था। लेकिन ये सब आ गया तो इसके अलावा किसी भी तरह का आपको डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। बाउंड हो गया एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट जो है बाउंड हो गया, बंध गया कि इसके अलावा इन एडिशन टू दिस डिडक्शंस द एम्प्लॉयर कांट मेक एनी टाइप ऑफ डिडक्शंस। वो किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं कर सकता। अब है कि कोई भी वेज पीरियड है और इस वेज पीरियड में डिडक्शन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि टोटल अमाउंट डिडक्शन में कर ले और वर्कर फिर से अब अगला माह की मजदूरी पर इंतजार करे कि अगला माह की मजदूरी, इस माह तो टोटल डिडक्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि ये मई का वेज जो है वह जून में मिलता है, मई का वेज जो है वो जून में मिलता है। अगर वो जून में यहाँ लिया मई का सैलरी और कह दिया कि हमको जून का भी सैलरी या जुलाई का सैलरी दे दीजिए एडवांस, 2 माह का वेज दे दीजिए, यहाँ इसका भी और इसका भी, जून का भी, यानी 3 माह का वेज लिया जिसमें 1 माह का उसका इंटाइटलमेंट था और 2 माह के एडवांस ले लिया। तो अब जून का जो वेज जुलाई में मिलेगा तो नील नहीं होगा। ऐसा सोच लेंगे कि नील होगा, ये नहीं, बात नहीं है। जुलाई का सैलरी जो अगस्त में मिलना था वहाँ भी नील नहीं होगा, वहाँ भी मिलेगा। अब जो एडवांस लिए हैं इसको पीस टुकड़ा टुकड़ा में काटा जाएगा। तो इसीलिए एक प्रावधान दिया है अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शन, कि अगर मई में का सैलरी जून में लिया और जून का जुलाई 2 महीना का एडवांस ले लिया, तो अब जून का सैलरी जुलाई में नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं होगा। जुलाई का सैलरी अगस्त में नहीं मिलेगा, ये बात नहीं होगी। उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में काटेंगे। तो कितना डिडक्शन हो सकता है फ्रॉम द वेज ऑफ द एनी वर्कर, श्रमिक के मजदूरी से कितनी कटौती मैक्सिमम की जा सकती है, इसकी चर्चा, इसका प्रावधान है। उसका नाम है अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शन। तो नेक्स्ट प्रावधान हमारा है इस कानून में अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शन। कुल कटौती की राशि। तो कोई भी वेज पीरियड है, ये वेज पीरियड है, मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि 1 माह का होगा। अभी इस कानून के तहत मिनिमम 1 दिन का हो सकता है, मैक्सिमम 1 माह का हो सकता है, 10 दिन 15 दिन का हो सकता है। जब कोड इम्प्लीमेंट होगा तो 4 तरह का वेज पीरियड रखना है, या तो 1 दिन का रखिए, या तो 1 सप्ताह का रखिए, नहीं तो एक पाक्षिक रखिए, फोर्टनाइटली या मंथली रखिए। लेकिन जब तक वो कोड लागू नहीं है तो इसमें एम्प्लॉयर जो है 1 दिन से लेकर 1 माह तक वो वैरी करा सकता है। तो अब है जो भी वेज पीरियड है, इस वेज पीरियड में लेट मानिए कि वेज जो है उसका 17,000 रुपीज़ है, मंथली मान लीजिए, मंथ है, मंथली वेज पीरियड रखा है और इसका 17,000 रुपया वेज है। तो कानून कहता है कि जब ये पेमेंट होने लगेगा इस माह का, तो आप मैक्सिमम डिडक्शन जो होगा वह अप टू 50% ऑफ वेज, या ऐसे भी कर सकते हैं मैक्सिमम डिडक्शन जो होगा वो 50% ऑफ वेज होगा, यानी 50% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ 17,000 अगर है तो
8,500 रुपीज़ आप मैक्सिमम डिडक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यही कारण वहाँ है कि अगर मई का सैलरी लिया जून में और जून जुलाई 2 महीना का एडवांस ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि जून का सैलरी जुलाई में नहीं मिलेगा, जुलाई का सैलरी अगस्त में नहीं मिलेगा। उसका अब रिकवरी इसके तहत 50% ही मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आप उसको पीस टुकड़ा टुकड़ा में काट लीजिए। अगर अदर कोई डिडक्शन नहीं है तो 4 महीना में कटेगा। अगर अन्य डिडक्शन भी है, जैसे मानिए कि ईएसआई में भी वो देता है और 17,000 वो महीना का लिया, मई का लिया, जून का 17,000 ले लिया, जुलाई का 17,000 ले लिया, तो टोटल ये 51,000 ले लिया। ईएसआई में भी कवर्ड है, पीएफ भी कटता है, तो मैक्सिमम आपका लिमिट 8,500 है। अब इसमें मानिए कि ये 2,000 उसमें चला गया तो 6,500 ही आप वेज, एडवांस वेज का डिडक्ट कर सकते हैं। मानिए कि 2,000 जो है ईएसआई पीएफ ये सब में कटौती हो जाता है। अब यहाँ जो बचा 50% तक में 6500 अगर बच गया तो 6500 के रेशियो में आपका 34,000 एडवांस हुआ था, 34,000, इसको अब 6,000 6,500 के रेशियो में आप 5-6 महीना में डिडक्ट कर लीजिएगा। यानी कहता है कि द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिडक्शन इन एनी वेज पीरियड शैल बी अप टू 50% ऑफ द वेज। यानी किसी भी मजदूरी अवधि में अधिकतम कटौती मजदूरी का 50% राशि तक होगा, इससे अधिक कटौती नहीं कर सकते हैं। और 50% उसको घर ले जा कर के खाने पीने के लिए, परवरिश के लिए आपको देना ही होगा। अब जो अमाउंट है अपना धीरे धीरे लंबा समय में काटते रहिए, लेकिन उसको 50% एनी हाउ आपको पे करना होगा। और जो उस पर ड्यूज है वो धीरे धीरे काटिए, टुकड़ा में काटते रहिए, लंबा समय तक काटते रहिए। अब दूसरा फिर से एक प्रावधान यहाँ कहता है कि इफ एनी वर्कर इज अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, यदि कोई श्रमिक रजिस्टर्ड वर्कर जो है वो मेंबर है, सदस्य है रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एंड अवेलिंग द कमोडिटीज फॉर डेली यूज, और वो दैनिक उपभोग की सामग्री लेता हो। दैनिक उपभोग में चावल, गेहूँ, आटा, मिर्च, मसाला, साबुन, सोडा, यही दैनिक उपभोग की है। कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा है, तो दैनिक उपभोग की सामग्री लेता हो, डेली यूज़ का। अब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो डेली यूज़ का क्यों लेगा? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ भी है वो वर्कर के लिए फेवरेबल है, बेनिफिशियल होता है, इसलिए उसकी 2 खूबी होती है। एक क्रेडिट पर देता है, उधारी देता है, और दूसरा सब्सिडाइज रेट पर होता है। यानी कि जो रेट मार्केट रेट है, जो आपका रिटेल प्राइस है, उससे सस्ता मिलेगा। तो एक तो सस्ता मिलेगा और दूसरा उधार मिलेगा, तो वर्कर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ कहता है कि अगर कोई वर्कर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, निबंधित सहकारी समिति का सदस्य हो और उसे अपने दैनिक उपभोग की सामग्री लेता हो, तो वैसी स्थिति में इन सच सिचुएशन देयर शैल बी मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 75% ऑफ वेज। तो वहाँ अधिकतम डिडक्शन जो है, अधिकतम कटौती मजदूरी का 75% होगा। अब यहाँ, वहाँ था 50% और यहाँ है 75%, डिफरेंस हो गया 25%। ये 100% होगा फॉर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी ये 25% को दूसरे आइटम में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, दूसरे तरह के डिडक्शन में उसको नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। ये 25% सोनली जो होगा फॉर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसलिए कि रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब वर्कर मेंबर बनता है तो उसका गारंटर बनता है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर गारंटर है, अगर एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं भेजता है तो ऐसी स्थिति में वर्कर का तो वो ड्यू देना वो बंद कर ही देगा, लेकिन वो वसूली के लिए एम्प्लॉयर को खबर करेगा कि आप भाई, आप गारंटर हैं, इतना पेमेंट बचा है, वो पे नहीं कर रहा है, आप दीजिए। तो यहाँ एम्प्लॉयर खुद जो है
वह उस अमाउंट को डिडक्ट करके रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये 25% जो है वो सोलली है। अगर उधर डिडक्शन कम हुआ तो इधर आप जा सकते हैं, उधर से भी कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकता है, इधर से भी दे सकता है, लेकिन वैसी स्थिति में 75% तक डिडक्ट कर सकता है। यानी ये कहना है कि एनी हाउ अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है तभी भी उसको 25% ऑफ वेज जो है इन एनी वेज पीरियड उसको घर ले जाने के लिए मिलेगा, यानी कि 100% नहीं। तो बहुत बार ऐसे हम लोग जॉब में देखते हैं, प्राइवेट जॉब में, कि जनवरी के सैलरी के साथ अगर फरवरी का ले लिया तो जनवरी का सैलरी मिलेगा फरवरी में, अब फरवरी का सैलरी भी वो ले लिया फरवरी में तो उसको मार्च में नील बटा सन्नाटा कर देता है। ये जो है वो कानून के विरुद्ध है, समझे, ये कंट्रावीन हो जाता है कानून। तो अगर जनवरी का सैलरी फरवरी में लिया और फरवरी का सैलरी भी फरवरी में लिया तो मार्च में क्या कीजिए कि उसको 50% सैलरी दीजिए फरवरी का, और फिर से अप्रैल में 50% सैलरी दीजिए मार्च का, और 2 महीना में रिकवर कर लीजिए, उसको एकदम नील नहीं कर सकते। तो ये प्रावधान है अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शन, कुल कटौती की राशि, यही है। अब एक प्रावधान और है, वह है अमाउंट ऑफ फाइन। जुर्माना की राशि। 2 तरह की गलतियां होती हैं, एक होता है जिसको माइनर मिसकंडक्ट, छोटी मोटी गलती कहते हैं, दूसरा होता है मेजर मिसकंडक्ट। तो जब भी गलती को कन्विक्ट करते हैं, उसकी दोष सिद्धि करते हैं, कन्विक्शन होता है, तो उसमें 2 चीज़ स्थिति देखी जाती है। एक देखा जाता है इंटेंशन, या गलती करने के पीछे नियत कैसा है, और दूसरा इम्पैक्ट, इस गलती का प्रभाव कैसा है। तो अगर इंटेंशन भी बहुत इविल हो, नियत बहुत खराब हो, और इम्पैक्ट बहुत सीवियर हो, बहुत गंभीर या घातक प्रभाव हो गया हो उस गलती का, तो मेजर मिसकंडक्ट में आता है और उसके लिए डिसमिसल डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। लेकिन छोटी मोटी गलती के लिए फाइन की व्यवस्था है। अब यहाँ ये फाइन एम्प्लॉयर लगाता है, और जब कोर्ट में जाएगा तो पेनाल्टी करता है। यहाँ नहीं, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि अगर छोटी मोटी गलती किया और एम्प्लॉयर उस पर फाइन लगाया तो इस प्रावधान को फॉलो करना जरूरी है। इसमें क्या कहता है? पहली बात कहता है कि द अमाउंट ऑफ फाइन इन एनी वेज पीरियड, अमाउंट ऑफ फाइन जुर्माना की राशि इन एनी वेज पीरियड, किसी भी मजदूरी अवधि में, मैक्सिमम 3% ऑफ वेज होगा। यानी किसी भी मजदूरी अवधि में मजदूरी का अधिकतम 3% राशि ही आप फाइन कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। अब यहाँ हम लोग देखें, मनी पर डे, वेज पीरियड जो है वो 1 दिन का है, मजदूरी अवधि 1 दिन का है, और 1 दिन में उसका वेज जो है वो 500 रुपया पर डे है। उसका वेज जो है 1 दिन का वेज पीरियड है, मजदूरी अवधि 1 ही दिन का है, और उस 1 दिन की मजदूरी उसका 500 रुपया है। तो यहाँ उस पर फाइन मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम फाइन लगाए गए 15 रुपया। इसी तरह अगर वेज पीरियड 1 मंथ का है और 1 माह का उसका मजदूरी है 20,000 रुपया पर मंथ है, तो इस पर जो फाइन होगा वह मैक्सिमम होगा 600 रुपया। 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब 10 हो, 20 हो, 500 हो, 400 हो, 300 हो, लेकिन 600 से एक्सीड नहीं कर सकते हैं। अगर वेज पीरियड 1 दिन का है तो उस पर मैक्सिमम, अगर मजदूरी 500 रुपया पर डे का है
तो उस पर मैक्सिमम फाइन 15 रुपया से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, 15 रुपया ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पहला प्रावधान कहता है कि अमाउंट ऑफ फाइन जो होगा वह मैक्सिमम 3% ऑफ द वेज इन एनी वेज पीरियड, किसी भी मजदूरी अवधि में मजदूरी का अधिकतम 3% होगा। दूसरी बात कहता है कि जो बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज है, यानी एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी व्यक्ति जो अपनी 15 वर्ष की आयु नहीं पूरी किया हो, द एम्प्लॉयर शैल नॉट इम्पोज फाइन ऑन द पर्सन, उस व्यक्ति पर नियोजक जो है उस जुर्माना नहीं लगा सकता है। यानी कि जो बिलो 15 ईयर्स के हैं, जो 15 साल से कम एज के हैं, उन पर फाइन इम्पोज नहीं होगा, उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसलिए हम कारखाना की जब बात करते हैं तो कारखाना में 14 साल वाला को अलाउ कर देता है काम करने के लिए, क्योंकि 14 बिलो 14 चाइल्ड है जिसका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट किया गया है। 14 ईयर्स एंड अबव का एम्प्लॉयमेंट हम लोग अलाउ किए हैं। तो अभी एम्प्लॉयमेंट में गया ही है, बहुत ऐसे नॉर्म्स हैं, बहुत ऐसे रूल्स रेगुलेशंस है जिसको वो उतना जानकारी नहीं रहती है, अभी 1 साल जॉब भी नहीं किया है, तो छोटी मोटी वो गलती कर सकता है। तो इसके लिए कहा कि नहीं, ये जो है वो उसका प्रोबेशन पीरियड बेसिकली होता है, तो इसमें उसको फाइन नहीं लगाइए, एक तरह का वार्निंग उसको दे दीजिए ताकि इन फ्यूचर इस तरह के गलती को रिपीट नहीं करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वह लर्नर है, अभी बिगनर है, तो उस पर फाइन इम्पोज करके उसके मोरल को तुरंत डाउन करना ठीक नहीं है। उसको थोड़ा सा सुधरने का मौका दीजिए, उसको समझा दीजिए, वार्निंग दे दीजिए कि इस तरह की गलती अगर करोगे इन फ्यूचर तो फाइन हो सकता है। तो ये सब। अगली बात कहता है कि जो फाइन इम्पोज किया गया, जो इम्पोज किया गया, इम्पोज्ड फाइन यानी कि जो जुर्माना आप लगाए हैं किसी भी वर्कर पर, उसको डिडक्ट कर लीजिए, उसकी कटौती कर लीजिए विदिन 90 डेज। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि मानिए कि किसी का वेज जो है वह 20,000 रुपया पर मंथ है, 20,000 पर मंथ है, और उस पर 500 रुपया का फाइन लगा दिए। तो ये 500 रुपया को 90 दिन के अंदर डिडक्ट कर लीजिए। अगर 90 दिन के अंदर डिडक्ट एम्प्लॉयर नहीं करता है तो वो डिडक्ट नहीं कर सकता है, तो माफ़ हो जाएगा। तो 90 दिन में देखिए कि कई बार सैलरी लेता है, तो इस बार वेज से नहीं करे, अगला बार से कीजिए, अगला बार से कीजिए। और अगली बात कहता है कि ये जो डिडक्शन होगा वह लंपसम होगा। लंपसम मतलब एक मुश्त। ऐसा नहीं कि अगर 5 दिसंबर को लगाया फाइन तो दिसंबर का सैलरी जनवरी मिल रहा है, जनवरी का फरवरी मिलेगा, फरवरी का मार्च मिलेगा, वो 3 बार सैलरी लेगा 90 दिन के अंदर। तो ऐसा नहीं कि 200 रुपये इस महीना में काट लें, 200 अगला महीना में, 100 अगला में, ऐसा नहीं। किसी भी महीना में अगर काट रहे हैं तो एक बार में ही 500 रुपया डिडक्ट कीजिए, उसको आप टुकड़ा में नहीं कीजिएगा, समझे, इंस्टॉलमेंट में नहीं लीजिएगा। तो उसको लंप सम एक बार में ही आप डिडक्ट कर लीजिए। टोटल 500 का 500 फाइन का अमाउंट एक बार में ही डिडक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा आपको नहीं कहीं मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसका रिकवरी आप नहीं कर सकते और 90 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो एक चीज़ कहता है। और लास्ट में कहता है कि जो फाइन हम डिपॉजिट किया गया डिफरेंट वर्कर से, जैसे 20,000 वर्कर है एंड एवरेज 50 रुपया पर वर्कर फाइन हुआ, और 20,000 वर्कर है तो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। अगर 20,000 वर्कर है
और 20,000 वर्कर पर 50 रुपया एवरेज फाइन हुआ, $10 लाख हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर का अपना इनकम हो गया, नहीं, ये फाइन के अमाउंट को उन्हीं वर्कर के वेलफेयर पर खर्च करना है। नहीं, ये अमाउंट ऑफ फाइन जो है और जुर्माना की राशि जो है उसका एक्सपेंस होगा, वह एक्सपेंस कीजिएगा, उसका एक्सपेंस कीजिएगा लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण पर, यानी उन्हीं श्रमिक के कल्याण पर कीजिए। तो जैसे हो सकता है 20,000 में से 1,000 पर फाइन लगा हो, किसी पर 200, किसी पर 500, किसी पर 600, इस तरह से लगा हो, तो 10 लाख रुपया आ गया फाइन से। उसको ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर का वो इनकम हो गया, उन्हीं लेबर के वेलफेयर पर खर्च कीजिएगा। तो वेलफेयर पर कैसे, जैसे कैंटीन दिया है उस पर दे दीजिए, सब्सिडाइज रेट पर खाना मिल जाए, क्रेच में वो पैसा को खर्च कर दीजिए, ये पैसा को मेडिकल फैसिलिटी पर खर्च कर दीजिए, वर्कर के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पर खर्च कर दीजिए, यानी कि द अमाउंट ऑफ फाइन शैल बी स्पेंड ऑन लेबर वेलफेयर, यानी कि जुर्माना की राशि को श्रम कल्याण पर ही खर्च किया जाएगा, ये एम्प्लॉयर का इनकम नहीं माना जाएगा। तो एम्प्लॉयर अब कौन से वेलफेयर फैसिलिटी पर खर्च कर रहा है, ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ फाइन होगा। अब है कि बहुत सारे ऐसे समस्याएं आते हैं जिसमें हमको क्लेम करना होता है। तो आजकल, पहले थोड़ा सा मैनुअल जब होता था, वेज या सैलरी बनाया जाता था मैनुअल, और बेसिक, डीए, एचआरए सब जोड़ा जाता था, तो हमको पॉइंट में आ जाता था, और पॉइंट में आ जाता था तो फिर से वो क्या करता था, राउंड फिगर किए हुए उसी पर दूसरा अलाउंस को कैलकुलेट कर देता था, तो लास्ट में 1 रुपया 2 रुपया का डिफरेंस आ जाता था। अब जो है टोटल कंप्यूटराइज हो रहा है, अब वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक निकाल दे रहा है, वो अपने राउंड फिगर कर देता है, लास्ट में पैसा में आ गया तो उसको राउंड फिगर में वो लास्ट वाला वो कर दिया जाता है, वो मैनुअली कर दिया जाता है। तो इस तरह से देखिएगा, ये इस माह में 1 रुपया कम, अगला माह में देखते हैं 2 रुपया अधिक हो गया, फिर से कुछ समय के बाद 2 रुपया कम हो गया। वर्कर को ये कन्फ्यूज़ कर देता था पहले, आजकल ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गया है ड्यू टू कंप्यूटराइज। तो फिर भी वर्कर को लग रहा है कि जो हमारा अमाउंट है उससे कम दिया जा रहा है, ये लग रहा है कि एम्प्लॉयर हमारा पेमेंट ठीक से नहीं कर रहा है, इरेगुलर पेमेंट कर रहा है, डिडक्शन कर लिया, गलत डिडक्शन कर लिया। तो इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन दिखाई दे सकते हैं। तो उसके लिए क्लेम या कंप्लेन में जाया जाता है। तो अब क्लेम या कंप्लेंट के डिस्पोजल के लिए यहाँ व्यवस्थाएं प्रावधान किया गया है। तो अगला प्रावधान है डिस्पोजल ऑफ क्लेम और कंप्लेंट्स। दावा या शिकायत का निपटारा। तो कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑथोरिटी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करेगा? ऑथोरिटी को अपॉइंट करेगी। हु शैल डिस्पोज द क्लेम और कंप्लेंट, जो दावा या शिकायत का निपटारा करेंगे। अब इनकी अलग से नियुक्ति नहीं होती है, अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होता है, ये किसी न किसी को ये पावर ऑथराइज कर दिया जाता है। अब यहाँ भी चेंज आया है कोड में। पहले था कि कोई भी क्लेम जो है वर्कर द्वारा इन अथॉरिटी के पास विद इन 12 मंथ्स आप क्लेम या कंप्लेंट कर लीजिए। जो भी दावा या शिकायत है वो 12 माह में कर लीजिए। आजकल ये कोड में 3 साल हो गया है,
तो हम लोग बाद में अगर ऐसा होता है तो उसको चेंज कर देंगे, 12 माह को 3 इयर्स कर देंगे। अब यहाँ कहता है कि विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप वो क्लेम या कंप्लेंट को फाइल कर दीजिए बिफोर द अथॉरिटी। अथॉरिटी के पास 12 महीना में अपना दावा या शिकायत को रख दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको खुद नहीं मालूम है कि हमारा वेज का कैलकुलेशन जो है वह कम किया जा रहा था, हमको 12 महीना के बाद पता चला कि हमारे वेज से जो है वह ज़्यादा डिडक्शन कर लिया गया। तो वैसी स्थिति में ये अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं ये जेन्युइन कारण है, जेन्युइन रीज़न है, उचित कारण है जिससे कि वह वर्कर 12 माह में कंप्लेन या क्लेम नहीं कर पाया, तो अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए, अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हों, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स वह 12 महीना बीतने के बाद भी वह क्लेम या कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो 12 माह के बाद भी उस क्लेम या कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयर को नोटिस दिया जाएगा, ये सिचुएशन इस तरह क्लेम या कंप्लेंट है, अब आप जस्टिफाई कीजिए कि ये गलत है या नहीं है, अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो अब क्या है कि उसकी कंप्लेन या क्लेम या कंप्लेंट की सुनवाई चलेगी, उसकी सुनवाई चलेगी। सुनवाई के स्थिति में 3 ही तरह का फैक्टर आता है, या तो जितना हमको डिडक्शन करना है उससे ज़्यादा आप डिडक्ट कर लिए हैं, जैसे डिडक्शन करना है 398 रुपीज़ और राउंड फिगर में 400 आप डिडक्ट कर लिया। जैसे लेट ये डिडक्शन करना है 398 रुपीज़, आप राउंड फिगर में इसको 400 डिडक्ट कर लिए, तो आप ओवर डिडक्शन या अनऑथराइज डिडक्शन हुआ, यहाँ 398 का घटा देंगे 2 रुपया, ये अनऑथराइज हो गया, क्योंकि 398 के लिए तो ऑथराइज ही नहीं है, ये हो गया अनऑथराइज डिडक्शन। तो कहता है कानून कि अगर अनऑथराइज डिडक्शन किया गया है, यानी कि जितना जस्टिफाइड अमाउंट ऑफ डिडक्शन है, जो उचित कटौती की राशि है, उससे ज़्यादा डिडक्ट कर लिया, तो ज़्यादा जो अमाउंट होगा दैट शैल बी कंसिडर्ड एज अनऑथराइज्ड। तो यहाँ ऐसा नहीं मानेंगे कि 398 डिडक्शन करना था, 400 रुपया डिडक्ट कर लिया, तो यहाँ 400 अनऑथराइज नहीं हुआ, तो 400 में घटा देंगे, 398 को घटाएंगे और ये 2 रुपया जो हुआ ये अनऑथराइज हुआ, 2 रुपया अनऑथराइज हुआ, वो टोटल 400 अनऑथराइज नहीं हुआ। तो कहता है कि अब अगर इस तरह का अनऑथराइज डिडक्शन कर लिया गया है, जो आपका जस्टिफाइड है उससे ज़्यादा आप कर लिए हैं, तो वैसे स्थिति में आप जो इस ये अमाउंट है इसका अप टू 10 टाइम्स वह अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं कि जो अनऑथराइज्ड अमाउंट है डिडक्शन का, उसका अप टू 10 टाइम्स, यानी कि 2 रुपया का 10 गुना तक, तो 2 रुपया से 10 गुना तक यानी 20 रुपया तक, तो 2 रुपया के अगेंस्ट में 20 रुपीज़ तक पेमेंट करने का हो सकता है। 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयर से पूछा तो एम्प्लॉयर पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हाँ हो सकता है गलती हो गई है, ह्यूमन एरर है, तो वहाँ वो कहेंगे अच्छा चलो 3 रुपया दे दो उसको, तो 2 के अगेंस्ट में तीनों दिला सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट कर लिया कि ये ह्यूमन एरर हो सकता है, ओवर डिडक्शन हो गया है, कोई बात नहीं है, तो कहेंगे चलो 3। लेकिन अगर एम्प्लॉयर रिजिड हो गया
आज जब कन्विक्शन हुआ तो एम्प्लॉयर की गलती साबित हो गई तो गुस्सा में आके कहेंगे ना चल 20 रुपया दो। तो ऐसे ही होता है कि फर्स्ट टाइम में अगर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर लिया तो ये भी लिबरल हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो डिडक्शन 400 है यही जस्टिफाइड हो जाए, तो वर्कर की जो सोच थी 398 वो गलत हो गया, तो ये जस्टिफाइड है तो एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और 398 के अगेंस्ट में वो 400 डिडक्ट किया तो 2 रुपया जो है अनऑथराइज हुआ, उसका अप टू 10 टाइम्स तक। तो यहाँ ऐसे हम लोग कहते हैं कि पहला इनका ऑर्डर हो सकता है कि अगर अनऑथराइज डिडक्शन हुआ है, इन केस ऑफ अनऑथराइज डिडक्शन, वो ऑर्डर कर सकते हैं टू पे अप टू 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट, यानी जितना अनऑथराइज्ड अमाउंट है वो वहाँ हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में 2 रुपया था तो उसका 10 गुना तक दे सकते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि जैसे वेज पीरियड इंड किया उसके बाद विदिन 7 डेज या विदिन 10 डेज देना है, और एम्प्लॉयर सोचा था कि लास्ट जो 7 डेज है या 10 डेज है उसी दिन दें, लेकिन रैंडम जहाँ से वो पेमेंट करता है जिस बैंक से, उस बैंक में कोई इस तरह की हादसा हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो एम्प्लॉयर की इंटेंशन नहीं थी कि 7 दिन के बाद दें या 10 दिन के बाद दें, लेकिन ये सिचुएशनल जो है वो एम्प्लॉयर को कानून का उल्लंघन करा दिया। ये सिचुएशन जो है एम्प्लॉयर से कानून का उल्लंघन करा दिया, बट इंटेंशन एम्प्लॉयर का फेयर था, अनफेयर नहीं था। ऐसा केस हो जाए, इस पर कंप्लेन चला जाए, तो जैसे जाएगा अथॉरिटी समझेंगे कि एम्प्लॉयर का इंटेंशन तो नहीं है कि हम डिले पेमेंट करें, लेकिन यह सिचुएशन ऐसा है जिसने एम्प्लॉयर को फोर्स कर दिया डिले पेमेंट करने का, यानी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज या 10 डेज, 10 दिन या 7 दिन के बाद पेमेंट करा दिया, ये सिचुएशनल फैक्टर, तो वहाँ ये अथॉरिटी लिबरल रहेंगे। लेकिन एम्प्लॉयर अगर इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, देयर इज़ नो एनी जस्टिफाइड रीज़न, कोई उचित आधार ही नहीं है, कारण ही नहीं है, एम्प्लॉयर जो है इंटेंशनली ऐसे डिले पेमेंट कर रहा है, तो उसका एक तरह का दूसरा सिचुएशन होगा। तो कहता है अगली इसमें कहता है दूसरा कि इन केस ऑफ डिले पेमेंट, अगर डिलेड पेमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयर द्वारा किया जा रहा है, तो ये कहेगा एडिशनल अप टू ₹2000 अप टू ₹2000 एडिशनल अमाउंट का पेमेंट कराने का आदेश दे देंगे। कहेंगे कि आप 2000 रुपया तक आदेश दे सकते हैं कि आप एडिशनल अमाउंट पे कीजिए, आपने इंटेंशनली किया है। अगर एम्प्लॉयर पहले ही सरेंडर कर गया कि नहीं भैया हमारा कोई नियत नहीं था डिले पेमेंट करने का, हम 7वां दिन सोचे थे या 10वां दिन जो भी है सोचे थे, लेकिन बैंक में इस तरह की घटना हो गई जिसके चलते पेमेंट जो है 7 या 10 तारीख को नहीं गया, जो भी हो, तो वहाँ कहेगा चलो 10-10 रुपया दे दो, 20-20 रुपया दे दो, 50-50 दे दो, जब क्लेम में आ गया कुछ दे दो, 5 रुपया दे दो एडिशनल, अगला महीना में जोड़ के दे देना। लेकिन अगर इंटेंशन पता चल जाए तो वहाँ वो 2000 रुपया तक ऑर्डर दे सकते हैं पर वर्कर को। एक वर्कर क्लेम किया सबको मिल जाएगा, इस तरह का हो सकता है, या पार्टिकुलर उसी वर्कर को पेमेंट करने का आदेश दे सकते हैं, जो भी है वहाँ। लेकिन 2000 रुपया तक एडिशनल अमाउंट पे करने का ऑर्डर वो दे सकते हैं। ऐसा भी होता है कि मैलेक्सियस या वेक्सियस क्लेम होता है, जानबूझकर एम्प्लॉयर को बदनाम करना है, एम्प्लॉयर को टेंशन में डालना है, मालाफाइड इंटेंशन से, गलत नियत से आप क्लेम या कंप्लेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में ये वर्कर अगर कर रहा है एम्प्लॉयर को टेंशन देने के लिए, तो वर्कर को भी पनिश करना जरूरी है, नहीं तो ये वर्कर हैबिचुअल हो जाएगा, एम्प्लॉयर को ही परेशान करेगा। तो अगर
मैलेक्सियस या वैक्सियस या ऐसे कहें मालाफाइड इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से अगर क्लेम करता है वर्कर, तो वर्कर के वेज से अप टू ₹375 डिडक्ट करने का ऑर्डर कर दे सकते हैं। ये एम्प्लॉयर को बदनाम करने के लिए क्लेम किया है, कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है। एम्प्लॉयर को टेंशन देने के लिए किया, चल काट लो इससे, अप टू 375। अब 100 कर सकते हैं या 50 कर सकते हैं और मैक्सिमम 375 कर सकते हैं ऑर्डर कि इतना वेज वर्कर के वेज से डिडक्ट कर लो एज ए फाइन, ये भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के क्लेम या कंप्लेंट है, अथॉरिटी को पावर है और इस तरह का वो आदेश दे सकते हैं। तो जैसे जो आदेश ऐसे होता है तो जस्ट लाइक सिविल कोर्ट का इनको पावर हो जाता है। अगला जो प्रोविज़न है वो है, लास्ट है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न का, वो है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। रजिस्टर, रिकॉर्ड इत्यादि रखना, तो इसमें कुछ नहीं है, 2 बात कहता है कि द एम्प्लॉयर शैल मेंटेन रजिस्टर, रिकॉर्ड एक्सेट्रा रिगार्डिंग वेज पेमेंट, या नियोजक द्वारा मजदूरी भुगतान से संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड इत्यादि रखा जाएगा। ऑन द डिमांड ऑफ द इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन इट शैल बी प्रोड्यूस्ड, यानी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए मांग करने पर इसे उपस्थित किया जाएगा। जब भी इंस्पेक्टर जाएंगे डिमांड करेंगे भैया रजिस्टर रिकॉर्ड लाओ, हम चेक करेंगे कि तुम्हारा पेमेंट रेगुलर है कि नहीं रहे, ये ठीक से किए हो कि नहीं हो, तो वैसी स्थिति में इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको प्रोड्यूस करना होगा। और ये जो रजिस्टर या रिकॉर्ड होता है वह उसका